नमस्कार, न्यूज वेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारी मेहमान है जानी मानी गायिका आकांक्षा जाचक। आप स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। दुनिया का लॉन्गेस्ट सोलो शो आपने किया था, लाइव शो किया था जो 61 घंटे तक चला। इसके बाद क्या करने जा रही हैं? इसके बाद फिलहाल मेरे गाने को और बेहतर सुधारना चाह रही हूँ ताकि इस इंदौर की जितनी आकांक्षा है, इस आकांक्षा से उस आकांक्षाओं पे खरी उतरूं, बस ये चाह रही हूँ। कितने इनाम आपको मिले हैं, कितने शो आपने किए हैं? सैकड़ों शो आप कर चुकी हैं, सैकड़ों इनाम मिल चुके हैं, 2900 से ज्यादा स्टेज शो आप कर चुकी हैं। हाँ जी। यानी एक साल में 365 दिन माने तो आपके कई बरस तो खड़े खड़े बीत गए। बिल्कुल। शोज लगभग लगे रहते हैं और साथ में पढ़ाई थी। पहले बीकॉम तक पढ़ाई की, पर अब पढ़ाई को थोड़ा सा स्टॉपेज देकर इधर संगीत में आगे और पढ़ाई कर रही हूँ। संगीत विशारद भी आपने पाली, डिग्री पाली है। क्या होता संगीत विशारद में? क्या डिग्री लेने से आपका गाना सुधर जाएगा? ऐसा नहीं कह सकते कि डिग्री लेने से गाना सुधर जाएगा, लेकिन मतलब अगर डिग्री लेने से ही गाना सुधरता तो आज करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं जो काफ़ी खासी डिग्रीज ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता डिग्री लेने से कुछ होता है, लेकिन बस ये है कि हमें सीखने को मिलता है। डिग्री एक नाम की रहती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इससे नजरिया व्यापक हो जाता है डिग्री लेने से? ऐसा भी नहीं कह सकती मैं कि नज़रिया व्यापक हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच या हमारी क्षमता जहाँ तक है, हम सिर्फ वहीं तक सीख सकते हैं और वो ही गा सकते हैं, वैसा ही पेश कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खैर ये है कि जितना सीखेंगे उतना और आएगा। आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से आउटस्टैंडिंग चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था जी। अभी भी लोग आपको बेबी आकांक्षा ही कहते हैं, तो कैसा लगता है आपको? एक्चुअली काफ़ी लोग तो मानते ही नहीं। कि कोई पूछता है कि आकांक्षा अब तुम 12th में गई होगी या 10th में होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं छोटी दिखती हूँ। तो खैर सभी के लिए तो बेबी ही रहूँगी, क्योंकि सभी के आशीर्वादों की भी ज़रूरत है मुझे। तो बस दुआ करूंगी कि आशीर्वादों के लिए मैं हमेशा छोटी रहूं और आप सभी की दुआओं के कारण बड़ी होती रहूं, बस ये चाहूंगी। कितने परफॉर्म आपने किए, कितने कहाँ परफॉर्म कर चुकी है देश में? देश में तो लगभग पूरा देश मैं घूम चुकी हूँ और काफ़ी मज़ा आता है। सभी लोग कहते हैं कि इतना सारा घूमती है, और ख़ास बात यही है कि संगीत में मुझे कई प्रांत में जाकर काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। सबसे अच्छा शो कौन सा लगा जिंदगी में? अगर सब आपको यादगार जगह कौन सी लगी कि यहाँ जाकर मुझे बहुत मजा आया? जाकर मजा आया ऐसा तो मेरा इंदौर ही है सिर्फ, जहाँ मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन यदि स्पेशली कहा जाए कि यहाँ से बाहर जाके मुझे कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, तो दिल्ली में मैंने एक शो किया था आकांक्षा की उड़ान के नाम से। तो वो शो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत खासा शो था और मैं उस शो को कभी भूल नहीं सकती। और इंदौर में जो 61 घंटे मैंने लगातार गाए थे, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा वो 3 दिन थे। एक बात लेकिन पसंद नहीं आई, क्या लगातार गाने से कोई बड़ा गायक, महान गायक बन जाता है? नहीं, मैंने फिर क्या फितूर था कि 61 घंटे लगातार गाए? फितूर ये कुछ था कि कुछ नया करना था, और उस समय ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं जितने भी शोज करती थी, भले ही कॉलेजेस में करूं या बुजुर्गवार के बीच में करूं या सभी मिक्स लोगों के बीच में करूं, ज़्यादातर उस समय उस पीरियड में ऐसा हो गया था कि रिमिक्स का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा था। मैं अगर नॉर्मल काटा लगा गाना चाहती हूँ, तो मुझे नॉर्मल काटा लगा नहीं सुनना चाहते थे लोग, उसे रिमिक्स पैटर्न में सुनना चाहते थे। मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि चूंकि पुराने संगीतकार, गीतकार या जो गायक गायिकाएं हैं, उन्होंने कुछ बेहतर समझ के ही लोगों को ये चीज़ परोसी है, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी चीज़ों को रीशफल करें या उसे रिमिक्स करें। हम रीमेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उसका रिमिक्स करना मुझे समझ में नहीं आई बात। तो मैंने ये एक चीज़ लगाई कि मेरे शो के दरमियान सभी तबके के लोग आएंगे, सभी एज ग्रुप के लोग आएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि पुराने संगीत में क्या एक रूहानियत है। आजकल जो लाइव शो होते हैं, खासकर संगीत के शो, वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गए, वो गाना देखने की चीज हो गए बजाय सुनने के। ऐसा नहीं लगता? बहुत सही बात कही आपने कहा, क्योंकि मैं खुद आज उस चीज़ में बंध चुकी हूँ। क्योंकि आज का ज़माना कुछ ऐसा हो गया है कि हमें जो पसंद है वो लोगों तक पहुँचा नहीं सकते, परोस नहीं सकते, और लोगों के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है।
यदि आज मैं बहुत छोटी जब थी, तब कोई भी एक गाना बड़े सादगी से खड़े होकर गाया करती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि जब तक पूरा स्टेज नाप नहीं लूं तब तक काम चलता नहीं मतलब है। आपको गाने के साथ नाचना पड़ता है, अपने कपड़े इस तरह से पहनने होते हैं, मेकअप ऐसा करना होता है कि दूर से आप खूबसूरत ना होके भी दिखना पड़ता है। लगे, आपके लोगों को आकर्षक लगे कि आप कुछ चहलकदमी कर रही हैं, कुछ विशेष हो रहा है मंच पर। और ये मंच पर जो सज्जा के नाम पर आजकल जो भारी तामझाम होने लगा है, क्या इसकी जरूरत होती है या नहीं होती? अगर हम ऐसे संगीत के माप तौल में देखें तो इस चीज़ की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुन के उसे महसूस करते हैं। संगीत एक भाव कह सकते हैं हम, क्योंकि संगीत में हर खुशी में भी गम में भी हमारे सबसे ज़्यादा करीब रहता है, तो उसमें दिखावट तो कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि सब चीज़ दिखावे पे निर्भर है, तो सब चीज़ चमक धमक रहती है। या कहें कि संगीत अब दिल को छूने के बजाय आंखों को अच्छा लगे ऐसा होने लगा है। सही बात है। पहले संगीत दिल को छू लेता था, अब संगीत आंखों को अच्छा लगे तो हम उसे याद करते हैं। बिल्कुल, पहले के गाने बिल्कुल पास में बैठ के बिल्कुल शांति से हो जाया करते थे, पेड़ के इर्द गिर्द घूम के हो जाते थे। आपने लेकिन बहुत आजकल अच्छे गाने गाए, लता जी के, आशा जी के बहुत अच्छे गाने गाए, पर अधिकतर गाने उसमें पुराने हैं। नए गानों में कौन से गाने आपको पसंद आए? नए गानों में फिलहाल तो ऐसा कोई गाना नहीं है। ऐसा नहीं कि गाने अच्छे नहीं बने, बीच में भूल भुलैया मूवी का मेरे ढोलना एक गाना आया था श्रेया घोषाल जी का, उन्होंने बहुत अच्छा गाया था, एक वो गाना बहुत अच्छा है। अभी द डर्टी पिक्चर का इश्क सूफियाना एक गाना आया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। लग रहा है कि पुराना एरा वापस लौटने वाला है। अच्छा, ये फिल्मों में जो गानों की मार्केटिंग होती है, क्या ये सही है तरीका मार्केटिंग का? गानों को पहले ऐसे प्रचारित करते हैं, पहले एक गाने के ऊपर पूरी फिल्म चल जाती थी, लोग जाते थे कि ये गाना देखने हमें जाना है, उस गाने के लिए लोग फिल्म देखने जाते थे। अब तो लोग थिएटर से बाहर निकलते और गाना क्या पूरी कहानी भूल जाते हैं। एक्चुअली आजकल गानों को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहले की मूवीज में इंटरमिशन होता था लेकिन एक होता था, लेकिन अब गानों के तौर पर उन्हें बहुत सारे इंटरमिशन दे दिए हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि दर्शक ऊब गए हैं तो चलो वो एक गाना दे दिया जाए, जा सकते हैं, तब तक उतना ब्रेक मिल जाएगा कि हाँ गाना चल रहा है, तब तक हम पॉपकॉर्न लेके आ जाते हैं। आपको लोग नन्ही आशा, नन्ही लता क्यों बोलते हैं, नन्ही सुनिधि क्यों नहीं बोलते हैं, नन्ही चित्रा सिंह क्यों नहीं बोलते हैं, नन्ही वाणी जयराम क्यों नहीं बोलते हैं? आपने इन्हीं के गाने गाए हैं क्या ज्यादातर? ऐसा नहीं है, गाना हर मूड का गाती हूँ, हर गायिकाओं के गाती हूँ, लेकिन काफ़ी लोग जिन्होंने मुझे आज तक सुना उन्होंने कहा कि मैं लता जी और आशा जी को बेहतर रूप से गाती हूँ, तो इस कारण से उन्हें वो दो आवाज़ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पर यहाँ एक बड़ा खतरा है, खतरा यह है कि अगर आप दूसरों के गाने ही गाते रहे तो खुद के गाने कब आप इजाद करेंगे, खुद को कब स्थापित करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि मैं खुद को कब लेकिन ये बात है कि ये सब अभी पीरियड मेरा ऐसा है जिसमें मुझे सीखने की ही इतनी ज़्यादा ललक है कि मैं खुद का कुछ अभी सोच नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि यदि बॉम्बे जैसी माया नगरी में मुझे जाना है तो अभी जो पुराने लोग वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं उनसे मैं इतना सब कुछ सीख लूँ ताकि वहाँ जाकर। पर वो तो जगह देते ही नहीं है आप, वो तो नए लोगों के लिए रास्ता रोक के खड़े रहते हैं। लता मंगेशकर जी बहुत महान कलाकार हैं, गायिका हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के लिए रास्ता रोक दिया। खैर मेरा ही मानना है कि उस जमाने में भी और आज के जमाने भी यदि आपको कुछ करके दिखाना है तो थोड़ा आपको ऐसा बनना था। मैं कुछ गलत नहीं समझती इस बात को कि लता जी ने ऐसा किया, पर यह बात है कि आशा जी ने भी कुछ कम नहीं किया कि वो आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। बाद भी उन्होंने जो ऊंचाइयां छू, जिस तरह की वैरायटी उन्होंने अपने गाने में दी, वो उल्लेखनीय है। बहुत ज्यादा। अगर आपको चॉइस करना पड़े कि लता जी ज्यादा महान है या आशा जी, तो कर पाएंगी? मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ यदि किसी ने मुझसे पूछा कि दोनों में से अलग अलग कैसे हम उनको बांटे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि लता जी ने हमेशा एक सोलफुल गाने गाए हैं, एक ही पैटर्न के उन्होंने गाने गाए हैं, उनकी पूरी जिंदगी का एक ही कैबरे है आ जाने जा। लेकिन वहीं आशा जी को देखें तो वो एक वर्सेटाइल सिंगर है जिन्होंने हर एज ग्रुप को भी मद्देनजर रखते हुए सारे गाने गाए और वर्सिटिलिटी को भी बहुत स्थापित किया। आपके इतने एल्बम आए, धार्मिक एल्बम भी आए हैं और वीडियो एल्बम भी आए, क्या है वो, कौन कौन से एल्बम है बहुत जो सारे आपको एकदम याद आते हैं कि ये मेरे बहुत यादगार रहे, लोगों ने पसंद किए? मैं परदेसी हूँ एक ऐसा एल्बम था जिसने महाकाल जब यहाँ पर सिंहस्थ हुआ था जी, उस दरमियान एक अलग ही धूम मचा के रखी थी। मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, और वही सेम एल्बम देवास नवरात्रि में भी निकला था। वो दो एल्बम्स मेरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। अब फिर सिंहस्थ आ रहा है 2016 में, तो फिर आप सिंहस्थ के लिए कुछ तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर पेश करूंगी। ऐसा क्यों कि धार्मिक गाने जो हमारे
आत्मा से बसे हैं, हजारों साल से हम धार्मिक भजन गाते रहे हैं, उससे वो सम्मान नहीं है जो फिल्मी गीतों को, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता। समय समय का बोल सकते हैं कि एक तकाजा है समय का, कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है हम उस चीज की पूर्ति उस समय कर देते हैं, ऐसा होता है। और आजकल का जमाना तो ऐसा कि भजनों की यंगस्टर्स में भी, मेरे ख्याल से मैंने जितने शोज अभी किए हैं तो यंगस्टर्स में काफी ज्यादा आजकल क्रेज है भजनों का भी। अब जगजीत सिंह जी अपने एक दौर में वो अंत में भजनों की ओर गए, राम की स्तुति में गए, ओम के नाद में गए। तो आपको इनमें क्या पसंद है? धार्मिक गानों में क्या पसंद है? किस तरह के गाने गाती है? धार्मिक में आपको क्या? ये फिल्मों में जो आजकल जितने गायक आ रहे हैं वो सब टीवी के जरिए आ रहे हैं, नए नए कलाकार टीवी से पैदा हो रहे हैं। तो आप टीवी के किसी लाइव शो में नहीं गई? आप इस तरह के कंपटीशन में जिस तरह के होते हैं? हाँ, फिलहाल तक तो नहीं गई, लेकिन इच्छा है जाने की। पर ये सोचती हूँ कि काफी लोगों ने मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीदें करके रखी है, इतना खुद पे विश्वास है कि मैं वहां से हार के तो नहीं आऊंगी, लेकिन खुद को और मजबूत करके वहां भेजना चाहती हूँ। पर वहां तो वोटों से विजेता चुना जाता है। मैं बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। वोट से कैसे कोई अच्छा गायक? मैं प्रकाश अंकल, मैं भी ये चीज काफी बार अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस करती हूँ कि आम जनता, मैं जानती हूँ कि इस देश में संगीत हर किसी के रग रग में बसा, लेकिन फिर भी जहाँ जो वहां पर जजेस बैठे रहते हैं, यदि उनको जज रखा है मतलब वो हम लोग के लिए उस समय तो सर्वोपरि होते हैं कि उनसे आगे कुछ नहीं। तो आम जनता को क्या मतलब है कि वो क्या देखकर किसी को वोट देते होंगे? और मैंने जब तक वहाँ भी क्षेत्रवाद होता है। हाँ, मराठी, कोई गायक मराठी में अपील कर रहा है, कोई असमिया में अपील कर रहा है, कोई बांग्ला में अपील कर रहा है। तो इससे ये क्षेत्रवाद क्यों? संगीत की तो सार्वजनिक भाषा है, सार्वभौमिक भाषा। मैं ऐसा खुद भी चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तान को देखकर हम ये चीज आगे बढ़ाए, कि बजाय प्रांतों को लेकर। और काफी लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये दिखने में अच्छा है तो हम वोट कर देते हैं, लेकिन गाना बहुत हमारी जाति का है या हमारे इलाके का है। क्योंकि टीवी की टीआरपी में महानगरों की टीआरपी बहुत काउंट करती है, तो महानगरों के लोग हमेशा आगे आते हैं, उनको ज्यादा वोट मिलते हैं। फिर कमाई का जरिया तो उनको प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने की ओर, एसएमएस करने की ओर जाएं। तो ये सही तरीका मानती हैं आप? मैं वोटिंग सिस्टम को तो मैं सही नहीं मानती। बाकी जो चीज़ वहाँ होती है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्पेशली वोटिंग सिस्टम है वो मुझे कभी नहीं पचा भी नहीं मुझे कभी। अब आपकी क्या योजना है? 19 तारीख को आप जामनगर में कोई बड़ा शो करने वाली, क्या है ये शो? 19 तारीख को रिलायंस ग्रुप का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जामनगर में। और ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे जितने बड़े शोज मैं कर चुकी हूँ उनमें एक और ये शो उल्लेखनीय रहेगा। और रिलायंस ग्रुप का प्रोग्राम है और पूरी टीम मेरी जा रही है इंदौर से। और आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम आकांक्षा में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। खैर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी टीम हमेशा बदलती रहती है, और पूरे इंदौर की ही नहीं बल्कि बाहर की भी। जैसे अभी मैं जामनगर जा रही हूँ तो जो एक ड्रम में जो भैया बैठने वाले हैं वो हम लोगों ने वहीं जामनगर से ही किए हैं। तो ऐसे कभी मैंने ये नहीं कहा कि एक ही टीम के साथ काम करें। हम सभी बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं ताकि ये जो परिवार है हमारा बढ़ा रहे हमेशा। और आगे की क्या योजना है? आपने डिग्री ले ली, इतने गाने गा दिए, मुंबई में जाके बसने की योजना है क्या? मुंबई में बसने की योजना है, लेकिन इंदौर भी छोड़ने की योजना नहीं है। बसूंगी जरूर, लेकिन इंदौर को छोड़ूंगी नहीं। मतलब जाती आती रहेंगी मुंबई? हाँ जी। और संगीत में आपको क्या मकाम लगता है कि यहाँ पहुंचकर मुझे लगेगा कि मैंने संतुष्टि पा ली? कोई ऐसी जगह? खैर मेरा मुकाम मैं ये कह सकती हूँ कि जहाँ तक मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए सोचा है कि मैं जिस मुकाम पे जो मुकाम मुझे हासिल होना चाहिए उस मुकाम तक मैं पहुँच जाऊँ, तो बस वो सबसे बड़ा मुकाम मेरे लिए रहेगा। आपको स्टार प्लस और नई दुनिया की युवा नायिका अवार्ड भी मिला है, तो क्या किया था आपने कि आपको ये नायिका अवार्ड? एक्चुअली ये जब से मैंने एक संगीत शुरू किया तब से लेके आज तक मेरे जो संगीत के लिए योगदान है, खैर मैं बहुत छोटी हूँ संगीत को योगदान देने के लिए, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत योगदान किया है उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला। लोग कहते हैं कि संगीत में भी बड़ा भाई भतीजावाद है, गुरु चेलावाद है, ऐसा है क्या आपको अनुभव हुआ ऐसा कि कहीं आपके साथ नाइंसाफी हुई हो? नाइंसाफी तो बहुत हुई है। स्टार्टिंग जब मेरा ये शुरुआती दौर था तो एक तो कद हमेशा छोटा ही रहा मेरा, तो काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मैं अच्छा गा पाऊंगी या नहीं, कैसा गाऊंगी। कॉम्पिटिशन्स में जहाँ बच्चों ओपन कॉम्पिटिशन्स में खासकर 5 बजे का समय रहता था तो मुझे 12 बजे 1 बजे रात को गाने को मिलता था।
तो उतना, खैर मेरा संघर्ष कम और मम्मा पापा का संघर्ष ज्यादा रहा मेरी इस पूरी लाइफ में। तो अभी भी आपके मम्मी और पिताजी आपके साथ हैं पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ है। तो आप अगर मुंबई जाएंगी तो उनके साथ जाएंगी या अकेली जाएंगी? नहीं, उन्हीं के साथ जाऊंगी मतलब दोनों में से किसी एक को तो ले ही जाऊंगी। अच्छा, नए जो गायक आए हैं फिल्मों में, उनमें कौन आपको पसंद है बहुत? फिलहाल सुनिधि जी हैं, श्रेया जी हैं और सोनू निगम जी हैं, वो काफ़ी हद तक पसंद है, और राहत फ़तेह अली खान साहब। अगर आपसे मैं गुजारिश करूं कि आपका पसंदीदा कोई भी गाने का मुखड़ा सुनाइए, तो आप किसे सुनाना चाहेंगे? कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं लता जी का ही एक गाना है। जरूर। चिट्ठी ये पंख लगा के उड़ जा, गैर देहत नावी, खैर खबर ले आवी अड़िए, खैर खबर ले जावी। चिट्ठी ये दर्द फिराक वाली, ले जा संदेड़ा सुनियार दा, ओ तैनू वास्ता दिल दी पुकार दा। चिट्ठिए दर्द फिराक वाली, ले जा संदेड़ा सुनियार दा। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आप बहुत हमारे शुक्रिया। स्टूडियो पधारी, हमसे बातचीत की। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।